आज बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो मुनाफे की एक दौड़ से शुरू हुई और एक पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जे पर जाकर खत्म हुई। आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए समझते हैं। तो सवाल यही है, इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें उन यूरोपीय कंपनियों की कहानी को समझना होगा जो व्यापारी बनकर भारत आई थीं, लेकिन धीरे धीरे यहाँ की मालिक ही बन बैठीं और उन्होंने हमेशा के लिए इतिहास का रुख मोड़ दिया। इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। कैसे दौलत की एक रेस से शुरू हुई बात सत्ता पर कब्जे तक जा पहुंचे। तो चलिए सबसे पहले जरा उस दौर में चलते हैं। आखिर भारत में ऐसा क्या खास था जिसके लिए यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतें सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थीं? जवाब बहुत सीधा था। उस वक्त भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों में से एक था। यहाँ वो सब कुछ था जिसके लिए यूरोप तरस रहा था। मसाले, बेहतरीन कपड़े, कीमती धातुएं, मतलब ये एक ऐसा खजाना था जिसे हर कोई पाना चाहता था। और बस इसी खजाने को पाने के लिए एक जबरदस्त दौड़ शुरू हो गई। अगले करीब 150 सालों में यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियां एक एक करके भारत पहुंचने लगीं। ये एक ऐसी रेस थी जिसमें हर कोई जीतना चाहता था। तो अब बात करते हैं इस खेल के पहले खिलाड़ी की, जिसने इस पूरी कहानी की शुरुआत की थी। और वो साल था 1498, जब वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत तक का सीधा समुद्री रास्ता खोज निकाला। इस एक खोज ने पुर्तगाल को इस दौड़ में सबसे आगे लाके खड़ा कर दिया और दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। लेकिन पुर्तगाली सिर्फ व्यापार करने नहीं आए थे। उनका मकसद था पूरे मसाला व्यापार पर कब्जा करना। इसके लिए उन्होंने समुद्र के किनारों पर किले बनाए, गोवा जैसे जरूरी शहरों पर कब्जा किया और समुद्री रास्तों को अपने कंट्रोल में ले लिया। पर जब दांव पर इतना बड़ा इनाम हो तो मुकाबले में नए खिलाड़ी तो आते ही हैं। बहुत जल्द डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी भी इस दौड़ में शामिल हो गए और पुर्तगाल का एक छत्र राज टूटने लगा। अब जरा इस पर नजर डालिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे इन नई कंपनियों ने भारत में अपने पैर जमाने शुरू किए। उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्रियां कहां-कहां लगाएं। और हां, सूरत उस समय एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग हब बन चुका था, जहां अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ने ही अपनी शुरुआत की। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर किसी का खेलने का तरीका अलग था। जैसे डच लोगों का मेन फोकस इंडोनेशिया के मसालों पर था, वहीं अंग्रेजों ने मुगल बादशाहों से अच्छे रिश्ते बनाकर भारत में अपनी जगह बनाने की कोशिश की। ये सिर्फ व्यापारी नहीं थे, ये बड़े चतुर रणनीतिकार भी थे। समय के साथ छोटे खिलाड़ी इस रेस से बाहर होते गए और आखिर में मैदान में सिर्फ 2 महाशक्तियां बचीं, इंग्लैंड और फ्रांस। अब असली मुकाबला शुरू होने वाला था। अब सवाल सिर्फ एक था, भारत पर आखिर किसका राज होगा? एक तरफ थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इनके बीच एक ऐसी जंग छिड़ने वाली थी जो भारत का भविष्य तय करने वाली थी। तो अंग्रेजों ने ये लड़ाई जीती कैसे? उनकी स्ट्रैटेजी बहुत साफ थी। सबसे पहले उन्होंने बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास जैसे जरूरी बंदरगाहों पर अपनी पकड़ मजबूत की। फिर भारतीय राजाओं की आपसी लड़ाइयों का फायदा उठाया और आखिर में फ्रांसीसियों को एक एक करके युद्ध में हरा दिया। ये सिर्फ व्यापार नहीं था, ये सत्ता की एक सोची समझी लड़ाई थी। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां एक कंपनी की जीत एक देश की तकदीर बन गई। चलिए देखते हैं कि कैसे इस कॉर्पोरेट जीत ने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। इस कॉर्पोरेट वॉर की विजेता इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ अपने कॉम्पिटिटर्स को ही नहीं, बल्कि धीरे धीरे पूरे भारत को ही अपने काबू में कर लिया। ये इतिहास का शायद सबसे बड़ा हॉस्टाइल टेकओवर था, जहां एक कंपनी ने एक पूरे देश को ही खरीद लिया। आमतौर पर कहा जाता है कि झंडा व्यापार के पीछे चलता है, मतलब पहले देश कब्जा करता है, फिर वहां व्यापार होता है। लेकिन भारत में इसका ठीक उल्टा हुआ। यहां व्यापार झंडे के पीछे चला, मतलब पहले कंपनी आई और फिर पूरा साम्राज्य उसके पीछे पीछे चला आया। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या भारत पर हुआ कब्जा महज एक ऐतिहासिक हादसा था, या फिर ये इस बात का सबूत है कि जब किसी कंपनी की ताकत और लालच पर कोई लगाम नहीं रहती तो अंजाम क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी सोचना बहुत जरूरी है।